आईपीएल पैसा कैसे कमाता है? जी हाँ, आईपीएल यानी कि इंडिया का क्रिकेट त्योहार जो कि शुरू होने वाला है 31 मार्च से चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटन के पहले मैच के साथ। ये दुनिया की सबसे मालदार और सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। नहीं, मैं अब उस पीएसएल वर्सेस आईपीएल वाली बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहस बिल्कुल बेकार है। और ये बहस बेकार इसलिए है क्योंकि पूरे पीएसएल का बजट जितना है उससे ज्यादा तो अकेली मुंबई इंडियंस का बजट है। खैर, आईपीएल आ गया है तो डीएलएफ से लेकर टाटा तक के सफर की भी एक अपनी कहानी है। आज उस पे बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ इस बात पे बात करेंगे कि आईपीएल पैसा कैसे कमाता है, टीम्स कैसे पैसा कमाती है, बीसीसीआई पैसा कैसे कमाती है, इनकी ब्रांड की वैल्यूएशन कैसे होती है, सिटीज का नाम कैसे तय होता है, खिलाड़ी कैसे तय होते हैं, कितने में बिकेंगे ये कैसे तय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 सितंबर 2007 भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता और इस जीत के बाद ही बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी बेस्ड टी20 टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। अब वैसे तो फ्रेंचाइजी बेस्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट का कंसेप्ट कोई नया नहीं था, लेकिन बीसीसीआई जानती थी कि भारत में क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी है वो इस टूर्नामेंट को किसी भी फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट से बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाने वाली है। और इस तरह शुरुआत हुई आईपीएल की। आईपीएल जब शुरू हुआ तो उस समय उसके लिए 8 टीमें बनाई गई थी, जिसके लिए सबसे पहले तो बीसीसीआई ने उन शहरों की एक लिस्ट बनाई जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स प्लेयर के लिए बेस्ट है और जहां क्रिकेट देखने वाली ऑडियंस भी ज्यादा है। इसके बाद आईपीएल ऑर्गेनाइजर्स ने एक कमेटी बनाई जो आईपीएल के लिए टेंडर भरने वाली कंपनियों और उनके ऑनर्स की वैल्यूएशन, ईयरली रेवेन्यू माने उस साल में कितना कमाते हैं, और ये तक चेक करती है कि कंपनी ने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर बैंकरप्ट तो नहीं की है, यानी कि उसने खुद को कभी बैंकरप्ट तो घोषित नहीं किया है। शुरुआत में तो कम वैल्यूएशन वाली कंपनियों को भी मौका दिया गया, लेकिन अब आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि अब मिनिमम 3000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनियां ही टेंडर भर सकती हैं। टेंडर प्रोसेस पूरा होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ऑक्शन इवेंट रखते हैं जहां कंपनीज सिटीज पर बोली लगाती हैं। जी हाँ, मुंबई, कोलकाता, ये सब इसी तरह से तय होता है। साल 2008 में जब पहला फ्रेंचाइजी ऑक्शन इवेंट रखा गया तो उस समय आईपीएल फ्रेंचाइजीज का टोटल बेस प्राइस $400 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ था, जो ऑक्शन खत्म होने तक करीब 724 मिलियन यानी करीब 5476 करोड़ हो गया था। और क्योंकि बीसीसीआई इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, इसलिए ये सारा पैसा उसी की जेब में जाता है। यही नहीं, बीसीसीआई चाहे तो किसी भी टीम को टर्मिनेट भी कर सकती है टूर्नामेंट से, जैसे कि उसने पुणे वॉरियर्स और कोची तस्कर केरला के साथ किया था। साल 2015 में जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल पर बैन लगा तो उनकी जगह ऑर्गेनाइजर्स ने सिर्फ 2 साल के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट और गुजरात लायंस को आईपीएल में शामिल किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स और पिछले साल की विनर गुजरात टाइटंस भी टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। आरपीएसजी ग्रुप ने जहां लखनऊ को 7000 करोड़ में खरीदा तो वहीं सीवीसी कैपिटल ने 5200 करोड़ में गुजरात टाइटंस को खरीदा। खैर, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने वाली कंपनियां कोई छोटी मोटी नहीं होती। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी टीम कितना खर्च कर सकती है और ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है? चलिए मैं बताता हूँ। आईपीएल के लिए प्लेयर्स के ऑक्शन से पहले ऑर्गेनाइजर्स उन नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाते हैं जो आईपीएल खेलना चाहते हैं। कोई प्लेयर चाहे तो ऑक्शन से पहले अपना नाम वापस भी ले सकता है। हाँ, लेकिन बोली लगने के बाद अगर वो ऐसा करता है तो उसे फाइन भरना पड़ सकता है। वहीं प्लेयर्स की ऑक्शन लिस्ट में उन डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी शामिल किया जाता है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा हो। इसके बाद खिलाड़ियों को अपने पेरेंट बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ बेस प्राइस बताना होता है। असल में बेस प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलने को तैयार होता है। ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ तक होता है। आपने देखा होगा कि जो अपने यहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका प्राइस 20 लाख होता है, या फिर मतलब कोई आसपास ही कम प्राइस होता है, जबकि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनका बेस प्राइस भी ज्यादा होता है। ऐसा असल में इसलिए होता है क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को डर रहता है कि कहीं अगर वो बेस प्राइस ज्यादा रख देंगे तो कोई टीम शायद उन्हें नहीं खरीदेगी। और आईपीएल जितना बड़ा टूर्नामेंट है, हर कोई सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है सो दैट वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सके और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके, यानी कि ब्लू जर्सी पहनने का मौका वो दे सके खुद को। खैर, प्लेयर्स की लिस्ट तैयार होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स 2 दिन का ऑक्शन इवेंट रखते हैं जिसमें से अपनी अपनी चीजें वायरल होती हैं। खैर, आईपीएल में हर टीम को 90 करोड़ का बजट दिया जाता है जिसमें उन्हें अपनी टीम के लिए 25 खिलाड़ी खरीदने होते हैं। वहीं ऑक्शन से पहले टीम्स को अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का चांस भी दिया जाता है, जिसमें 3 इंडियन और 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। और रिटेन के बाद जो पैसा बचता है उसी में फ्रेंचाइजीज को अपनी टीम के लिए नए खिलाड़ी खरीदने होते हैं। नई टीम्स को इक्वल चांस मिलते हैं, इसलिए पिछले साल लखनऊ और गुजरात टाइटंस को भी मौका दिया गया था कि वो रिलीज प्लेयर्स में से 3-3 प्लेयर्स ऑक्शन से पहले ही खरीद सकती हैं, जिसमें राशिद खान आपने देखा था खरीद लिए गए थे, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदे थे। खैर, बीसीसीआई और ये टीम कैसे पैसा कमाती है, अब इसकी बात करते हैं। आईपीएल के लिए टीम कैसे बनती है और खिलाड़ी कैसे चुने जाते हैं ये तो क्लियर हो गया, पर टीम्स पैसे कैसे कमाती हैं यही आप सोच रहे होंगे। चलिए मैं बताता हूँ।
दोस्तों हर स्पोर्ट टूर्नामेंट की तरह आईपीएल में भी 4 मेजर अर्निंग सोर्सेज हैं। पहला है मीडिया राइट्स, दूसरा है स्पॉन्सरशिप, तीसरा है एडवर्टाइजमेंट और चौथा है टिकट सेलिंग। मीडिया राइट्स की बात करते हैं। आईपीएल का 60% रेवेन्यू सिर्फ मीडिया राइट्स से आता है। आईपीएल 2008 से 2017 तक इस टूर्नामेंट के मीडिया राइट्स सोनी एंटरटेनमेंट के पास थे, जिसके लिए उन्होंने 8200 करोड़ रुपए दिए थे, माने हर सीजन के 820 करोड़। साल 2018 में स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में अगले 5 साल के लिए टूर्नामेंट के राइट खरीदे, माने एक सीजन के स्टार के राइट 3269 करोड़ रुपए में खरीदे। 820 से सीधा 3269 करोड़ आईपीएल का राइट्स है। वहीं आईपीएल के ओटीटी राइट्स भी स्टार इंडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार डिज्नी के पास ही है। और देखा जाए तो ये सौदा स्टार इंडिया के लिए मुनाफे का ही है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल मैच के दौरान 10 सेकंड के ऐड को दिखाने के लिए स्टार 12.5 लाख रुपए चार्ज करता है। और अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि 40 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान स्टार इंडिया खुद कितना कमाता होगा। टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब ये टाइटल स्पॉन्सरशिप आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, अब टाटा आईपीएल। हाँ, ये जो शुरू का नाम होता है यही स्पॉन्सरशिप टाइटल होता है। आईपीएल के आगे अपनी कंपनी का नाम लिखवाने के लिए कंपनियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं। फ्रेंचाइजीज की ही तरह आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप आने के लिए भी कंपनियों को टेंडर भरना पड़ता है। चुनी गई कंपनियां आईपीएल के साथ कम से कम 2 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। आईपीएल का सबसे बड़ा टाइटल स्पॉन्सर अब तक वीवो रहा है, जिसने 2018 में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2100 करोड़ की बिडिंग की थी। वहीं आईपीएल 2022 और 23 की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा के पास है, जिसके लिए उन्होंने 433 करोड़ रुपए दिए हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा ऑफिशियल स्पॉन्सर, एम्पायर स्पॉन्सर और ऑफिशियल स्ट्रैटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर जैसी कैटेगरीज में भी ऑर्गेनाइजर्स 100-150 करोड़ कमा ही लेते हैं। जी हाँ, ये 100-150 करोड़ तो यूं ही लगता है, क्योंकि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू हजारों करोड़ों में है। इसलिए टिकट सेलिंग। स्पोर्ट इवेंट्स में पहले टिकट सेलिंग मेन अर्निंग सोर्स माना जाता था। हाँ, लेकिन अब टिकट सेलिंग पर ऑर्गेनाइजर्स की डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है, पर फिर भी आईपीएल के एक मैच से ऑर्गेनाइजर कम से कम 3 से 4 करोड़ कमा ही लेते हैं। अगर 2020-21 के सीजन को छोड़ दिया जाए तो हर सीजन में टिकट सेलिंग से ऑर्गेनाइजर्स और फ्रेंचाइजीज ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो वहीं अगर कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलती है तो उसे मैच की टिकट सेलिंग से आने वाले पैसे का 80% हिस्सा होम टीम को ही मिलता है और बाकी बचे 20% को दूसरी टीम और बीसीसीआई बराबर बांट लेती है। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन। अब ये ज्यादातर टीम बेस्ड होते हैं, माने कंपनियां फेमस प्लेयर या फिर टीम से अपने ब्रांड का प्रमोशन कराती हैं, जिसका पैसा फ्रेंचाइजीज को जाता है। हाँ, लेकिन कौन सी फ्रेंचाइजी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन से कितना कमाती है ये उसकी टीम की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी अपने लोकल स्पॉन्सर से ही सालाना 50 से 60 करोड़ कमाती है, जबकि बाकी टीम से सिर्फ 18 से 25 करोड़ कमाती है। इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी अपनी टीम्स की टी शर्ट, वॉचेस, स्टिकर्स जैसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की सेलिंग से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। आईपीएल के दौरान जनरेट होने वाले टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा अकेला बीसीसीआई लेती है और बाकी बचे 50% को फ्रेंचाइजीज में बांट दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले सालों में ब्रॉडकास्टिंग राइट, टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल पार्टनर के जरिए आईपीएल ने 19,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिससे अकेले बीसीसीआई ने 9750 करोड़ रुपए कमाए और हर फ्रेंचाइजी को 1220 करोड़ रुपए मिले। माने हर एक सीजन में एक फ्रेंचाइजी ने कम से कम 250 करोड़ रुपए कमाए। वहीं अगर इसमें आईपीएल की टीम्स के लोकल स्पॉन्सर्स को जोड़ दिया जाए तो ये मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आईपीएल की विनर और रनर अप टीम्स को जो प्राइज मनी मिलती है वो भी पूरी टीम में बराबर बढ़ती है। इस तरह से देखा जाए तो आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी सालाना 300 करोड़ रुपए तो कमा ही लेती है करीब। बीसीसीआई ने अपने एक स्टेटमेंट में दावा किया था कि 2015 में देश की जीडीपी में आईपीएल ने 1150 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए थे। लेकिन दोस्तों, बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स इतना पैसा कमा पा रही हैं तो सिर्फ आप जैसे क्रिकेट लवर्स की वजह से और इंडियन ऑडियंस के बीच इसी मैसिव पॉपुलैरिटी और हाई व्यूअरशिप की वजह से आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए हो गई है। हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, सो दैट हम आपको जरा सी अपडेट भी फटाफट देते रहें।